हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम लोग सेमेस्टर वन का जिसका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है या फिर जिसका भी सेमेस्टर वन में माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग सिलेबस देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग को जो सेमेस्टर वन में पढ़ना है वो पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में आप लोग को जो सेमेस्टर वन में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग जो सिलेबस में देखे होंगे और आप लोग को सिलेबस में अगर देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग को जो कंटेंट उसमें पढ़ना है उसमें से जो 7वां नंबर का यानी कि 7वां जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। ठीक है, और उसमें जो चैप्टर है उस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो है गारंटी है कि आप लोग का एग्जाम में आता है। ठीक है, और उस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के गठन, कार्य एवं उपयोगिता का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 15 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लॉन्ग टाइप जो है आंसर क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाएगा, यानी कि 15 नंबर वाला में। ठीक है, और आपका सिलेबस में जो चैप्टर है लोकसभा और राज्यसभा उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसलिए आपको ये जो क्वेश्चन है वो देख के जाना है। ठीक है, हम बहुत ही साधारण शब्दों में बताएं, आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले आंसर देखते हैं। देखिए, हम प्रत्येक क्वेश्चन की तरह इसका भी सबसे पहले परिचय लिखें। ठीक है, परिचय क्यों लिखें? क्योंकि जब आप लोग अगर पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर इसका आंसर लिखते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइप जितना भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, अगर आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा पता है? जब आप लोग का जो कॉपी एग्जामिनर जब जांच करेंगे तब वो देखेंगे ना कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, तो आप लोग का जो कॉपी होता है वो अट्रैक्टिव देखने में लगता है। ठीक है, और जो एग्जामिनर होता है वो आप लोग को जो फुल मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छा मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, हम इसमें परिचय लिखें और इसमें लिखें कि राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा का जो चर्चा है वो कौन सा अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन या वरिष्ठ लोगों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, यानी कि जो है राज्यसभा को उच्च सदन या फिर द्वितीय सदन या फिर वरिष्ठ लोगों का जो है सदन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1992 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा का पहली बार जो गठन किया गया था वो 3 अप्रैल 1992 के ईस्वी को किया गया था। ठीक है, उसके बाद है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए, राज्यसभा जो होते हैं वो अस्थायी सदन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि राज्यसभा के 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं और उतने ही निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा में जनता अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि जो राज्यसभा होते हैं उसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में जो होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उतने ही जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित भी होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो जनता अप्रत्यक्ष रूप से करता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कार्यकाल, यानी कि जो राज्यसभा में जो चुने जाते हैं उसका कार्यकाल कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट दिए हैं कि कार्यकाल। ठीक है, और कार्यकाल में पहला पॉइंट दिए हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, देखिए, जो राज्यसभा होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा होते हैं उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो इसके सदस्य होते हैं वो उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट है कि राज्यसभा में बहुमत के आधार पर पीएम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह द्वितीय सदन है। ठीक है, यानी कि देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि जो राज्यसभा होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि बहुमत के आधार पर जो है वो पीएम बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वह जो राज्यसभा होते हैं वो द्वितीय सदन होता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट है राज्यसभा के सदस्य बनाने के लिए योग्यता। ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा होते हैं उसके सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, यानी देखिए, अगर राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं वो वही बन सकता है जो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है उसकी न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा में चुने जाते हैं उसका जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो 30 वर्ष का होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि केंद्र और राज्य के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपता है और राज्यसभा का अधिकारी सभापति और उपसभापति होता है। ठीक है, यानी कि देखिए, क्या बोल रहा है कि जो केंद्र और राज्य के अधीन आने वाले लाभ के पद पर जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र जो होता है वो सभापति को सौंपता है। ठीक है,
और जो राज्यसभा का अधिकारी होता है वो सभापति होता है और उपसभापति होता है, ठीक है। यानी कि देखिए अभी जो राज्यसभा का जो अधिकारी है वो कौन है, जगदीप धनखड़ है, ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है राज्यसभा का गठन, ठीक है। तो राज्यसभा का गठन कैसे होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप लोग को शुरुआत यहाँ से होता है अच्छा से, ठीक है। यहाँ से आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिखें कि राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या 250 है, ठीक है। यानी कि जो राज्यसभा होता है उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 250 होती है, ठीक है। इसमें 12 सदस्य को जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो और अनुभव रखते हैं उसे जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जबकि 238 सदस्य जो होते हैं वो राज्य के क्षेत्रों से जो है चुनकर आते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है कि देखिए राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है, ठीक है। इसमें से जो जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा वही सदस्य चुने जाते हैं जिसे जो है साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो विशेष ज्ञान और अनुभव होता है, ठीक है। जबकि 238 सदस्य जो बचते हैं उसे जो है राज्य के जो क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से जो है चुनकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के शक्ति एवं कार्य, ठीक है। यानी कि जो राज्यसभा होते हैं उसका क्या क्या शक्ति हो सकता है, यानी कि उसको क्या क्या पावर मिला है और उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिखें कि राज्यसभा के निम्न कार्य एवं शक्ति इस प्रकार है, ठीक है। यानी कि राज्यसभा का जो शक्ति होता है और कार्य होता है वो निम्न प्रकार से है, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लिखे हैं, देखिए राज्यसभा के जो शक्ति एवं कार्य में जो सबसे पहला पॉइंट लिखे हैं वो पहला पॉइंट है कि व्यवस्थापिका शक्ति, ठीक है। यानी कि व्यवस्थापिका शक्ति क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिखे हैं, इसके अंतर्गत संविधान द्वारा वित्त विधायकों को छोड़कर साधारण विधायकों के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के जितना ही शक्ति प्राप्त है, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है कि देखिए इसमें बोल रहा है कि जो इसके अंतर्गत है, जो संविधान द्वारा वित्त विधेयकों को छोड़कर जो है साधारण विधायकों के संबंध में राज्यसभा को जो है वो लोकसभा के जितना ही जो है शक्ति प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद आगे है कि साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं, ठीक है। यानी जो साधारण विधेयक होते हैं वो दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद आगे है कि लोकसभा में पारित विधेयक राज्यसभा में भी पारित होना आवश्यक है। यानी कि क्या है, देखिए लोकसभा में जो भी विधेयक जो है पारित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि लोकसभा में कोई भी विधेयक जो है पारित हो जाता है उसे राज्यसभा जो है वो 6 माह तक जो रोक सकता है, ठीक है, परंतु समाप्त नहीं कर सकता। यानी देखिए क्या बोल रहा है कि लोकसभा में जो भी विधेयक जो है पारित हो जाता है, ठीक है, उसे राज्यसभा जो है 6 महीना तक जो है रोक सकता है, ठीक है, लेकिन उसे जो है समाप्त नहीं कर सकता। व्यवहार में समस्त महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि व्यवहार में समस्त विधेयक जो होते हैं, महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं, उसे जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है कि राज्यसभा में नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा की स्थिति अधिक मजबूत है राज्यसभा की अपेक्षा, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा की जो स्थिति है वो अधिक मजबूत है राज्यसभा की अपेक्षा, ठीक है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। तो देखिए कार्यपालिका शक्ति में हम क्या लिखे हैं, तो देखिए इसमें हम लिखे हैं कि संसदात्मक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे है कि राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को पद से हटाने की शक्ति प्राप्त नहीं है और ना ही अमेरिकी सीनेट के समान राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति व युद्ध शांति समझौते संबंधी निर्णयों का अनुसमर्थन करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि देखिए इसमें बोल रहा है कि राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव जो वो पास करके मंत्रिपरिषद को पद से हटाने की जो शक्ति प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, और ना ही अमेरिकी सीनेट के समान राष्ट्रपति द्वारा की गई कोई भी मतलब जैसे नियुक्ति या फिर युद्ध शांति समझौते संबंधी निर्णयों का जो है अनुसमर्थन करने का जो अधिकार प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है वित्तीय शक्ति, ठीक है। यानी कि जो है राज्यसभा के शक्ति और कार्य में जो थर्ड पॉइंट है वो है वित्तीय शक्ति, ठीक है। तो वित्तीय शक्ति में क्या लिखें, तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि वित्तीय मामलों में राज्यसभा को बहुत कम शक्तियाँ दी गई है, ठीक है। यानी कि जो वित्तीय शक्ति मतलब हो गया फाइनेंशियल पावर, ठीक है। तो जो राज्यसभा को है वो वित्तीय शक्ति यानी फाइनेंशियल पावर में बहुत कम शक्तियाँ दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कोई भी वित्तीय विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकता है, ठीक है।
यानी कोई भी जो वित्तीय विधेयक होता है वो राज्यसभा में जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है कि संविधान संशोधन शक्ति, ठीक है। देखिए इसमें हम लिखे हैं कि राज्यसभा को लोकसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। यानी कि क्या है कि जो राज्यसभा है उसे जो लोकसभा के साथ मिलकर जो संविधान में संशोधन का अधिकार जो है प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर का पॉइंट है कि निर्वाचन शक्ति, ठीक है। यानी निर्वाचन शक्ति मतलब चुनाव शक्ति, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिखे हैं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेती है, ठीक है। यानी कि देखिए जो राज्यसभा होती है वो राज्यसभा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में जो है भाग लेता है, ठीक है। उसके बाद 6ठा पॉइंट है पद से हटाने की शक्ति, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने के प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि देखिए यानी कि उपराष्ट्रपति के जो है विरुद्ध पद से हटाने का जो प्रस्ताव होते हैं वो पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट है कि राज्यसभा SC यानी कि क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। यानी कि राज्यसभा जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो राज्यसभा होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है पद से हटाने का जो प्रस्ताव पारित कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे का पॉइंट है कि राज्यसभा की उपयोगिता, ठीक है। यानी कि राज्यसभा क्यों उपयोगी है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिखे हैं कि राज्यसभा की उपयोगिता एवं विचारकों में मतभेद है, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो राज्यसभा के उपयोगी है, ठीक है, उसको जो है लेकर जो है विचारकों में मतभेद है, ठीक है। कुछ विचार का मत है कि राज्यसभा एक अनुपयोगी और अनावश्यक सदन है, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है कि कुछ विचार ये मानते हैं कि राज्यसभा जो है वो अनुपयोगी है, यानी कि उसका कोई भी उपयोग नहीं है और अनावश्यक है, ठीक है। यानी कि उसका भी कोई उसका आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। ठीक इसके विपरीत कुछ विचारक इसे उपयोगी और संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल मानते हुए आवश्यक मानते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ विचारक जो राज्यसभा है उसको मानते हैं कि अनुप्रयोग और अनावश्यक है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत कुछ विचारक ये मानते हैं कि जो राज्यसभा है वो राज्यसभा जो है वो उपयोगी है और संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल है, ठीक है। यानी कि संविधान के अनुकूल है, ठीक है। इन दोनों विचारकों के आधार पर राज्यसभा के विपक्ष और पक्ष में अनेक तर्क दिए जाते हैं जो इस प्रकार है। राज्यसभा के विपक्ष में तर्क दिए जाने वाले कुछ बिंदु, ठीक है। यानी देखिए जो राज्यसभा की उपयोगिता को लेकर देखिए कुछ विचारकों का पक्ष और विपक्ष बहुत है, ठीक है। यानी कुछ विचारक मानते हैं कि नहीं ये सही है और कुछ विचारक मानते हैं कि नहीं ये गलत है, ठीक है। तो राज्यसभा के विपक्ष में तर्क दिए जाने वाले कुछ बिंदु है, ठीक है। यानी कि जो राज्यसभा के विपक्ष में, तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अनावश्यक एवं हानिकारक, ठीक है। यानी देखिए कुछ विचारक ये मानते हैं कि जो राज्यसभा है वो अनावश्यक है और हानिकारक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि मनोनयन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनुप्रयोग। थर्ड पॉइंट है संघात्मक राज्यों के लिए अनुप्रयोग। जो 4 पॉइंट है वो 4 पॉइंट है धन का अव्यय। और जो लास्ट है वो दोनों सदनों में मतभेद और संघर्षों की संभावना, ठीक है। देखिए ये जितना भी पॉइंट है ये पॉइंट राज्यसभा के विपक्ष में दिए गए तर्क है, ठीक है। यानी कि जो राज्यसभा के विपक्ष में है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा के पक्ष में तर्क, ठीक है। यानी कि जो राज्यसभा के पक्ष में कौन कौन है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला है कि प्रथम सदन के निरंकुशता पर अंकुश, ठीक है। यानी कि जो देखिए जो राज्यसभा के पक्ष में है वो ये मानते हैं कि जो राज्यसभा होते हैं उस राज्यसभा प्रथम सदन के निरंकुशता पर जो है अंकुश लगाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अविचार कानून पर पुनः विचार, ठीक है। यानी देखिए अगर ये मानते हैं कि कुछ विचारक कि जो है लोकसभा में कोई भी कानून बनता है, ठीक है, तो उस पर जो है पुनः विचार भी राज्यसभा पर करता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है कि संघात्मक राज्य के लिए विशेष उपयोगी, ठीक है। यानी देखिए जो राज्यसभा के जो पक्ष में जो तर्क दिया है वो ये मानते हैं कि संघात्मक राज्य के लिए विशेष उपयोग है, ठीक है। लेकिन जो विपक्ष में है वो मानते हैं कि संघात्मक राज्य के लिए जो है उपयोगी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो 4 पॉइंट है वो 4 पॉइंट है जनमत जानने का अच्छा साधन। 5 पॉइंट है यह प्रथम सदन का सहयोगी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब भी आप लोग ऐसा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम निष्कर्ष लिखे हैं कि राज्यसभा की शक्तियाँ में यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में दुर्बल सदन है, ठीक है। फिर भी जो राज्यसभा है जो राज्यसभा को संविधान द्वारा दी गई शक्तियां उसके मात्र का परिचालक है।
राज्यसभा के स्वीकृति के बिना राज्य और राज्यों के क्षेत्र में जो है विकास या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो होते हैं वो शांति काल में ही प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को जो है दे सकता है। ठीक है। राज्यसभा के गठन का सबसे अहम पक्ष यह था कि यह सदन राज्यों के पक्ष को मजबूती से रखेगा। यदि लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को जल्दीबाजी में जो पारित कर देता है तो राज्यसभा उस पर व्यापक चर्चा करेगा। संसद का उच्च सदन लोकसभा के निर्णय की समीक्षा करने और सत्ता पक्ष की निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो आप लोग का है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यानी कि जो 7 नंबर का चैप्टर में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो पढ़ना है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है। ठीक है। अगर आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है। और आप लोग इसको समझ लीजिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम में लिखिएगा। ठीक है।